Assalamu alaikum students. Hope so everyone is fine with the grace of Almighty Allah. और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ योर सेकंड चैप्टर विच इज़ मोशन। अब देखिए ये चैप्टर तो बहुत आसान है और इसमें हम तमाम उन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे जो मोशन से रिलेटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चैप्टर के बहुत सारे सवाल गलत करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी टेक्निकलिटीज़ हैं जिसमें एग्ज़ामिनर हमें फंसा लेता है और हमें उनको किस तरीके से रिज़ॉल्व करना चाहिए। तो देखिए मोशन एक ऐसी स्टेट को बोलते हैं जब बॉडी मूव कर रही हो। एनी बॉडी विच इज़ मूविंग उसको हम बोलेंगे कि इट इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब मोशन की रिस्पेक्ट से जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हम इस्तेमाल करते हैं और जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज़ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस से ही एक बिल्कुल सेम टू सेम रिलेटेड चीज़ जो है वो आपके पास आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट। अब जरा देखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। आपको एक मैं मिसाल से समझाता हूँ। जिस तरीके से हम सब ने कभी ना कभी पागल इंसान को देखा होगा, तो देखिए पागल इंसान को क्या पता होता है वो किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। वो तो बस इधर ही चले आता है, चलता रहता है, कभी यहाँ चले आएगा कभी वहाँ चले आएगा। तो डिस्टेंस तो वो भी तय कर रहा है, ही इज़ ऑल्सो कवरिंग द डिस्टेंस, लेकिन उसके डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ या आप जो अपनी मिसाल ले लें, अगर आपको कहीं पर भी जाना हो, चाहे आपको किसी दोस्त के घर जाना हो या बेशक आपको अपने स्कूल ही जाना हो, तो आपको एक डायरेक्शन पता होती है कि हम इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जाएंगे तो हम अपने स्कूल तक पहुँच जाएंगे। तो डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। अब देखिए इसमें कहीं पर भी आपको डायरेक्शन का नहीं पता, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। है तो ये भी डिस्टेंस ही, लेकिन शॉर्टेस्ट। और वजह क्या हुई, डिफरेंस क्या बना, दोनों आपके पास सेम ही पैरामीटर हैं लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या कि डिस्टेंस जो है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, विच मीन्स कि इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है। तो मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन मौजूद है। अब एक इसको और मिसाल से समझते हैं। पहले इनके यूनिट्स देख लेते हैं। डिस्टेंस का भी यूनिट आपके पास मीटर होता है और इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट जो होता है वो आपके पास मीटर होता है। बस फ़र्क ये है, एक आपके पास स्केलर क्वांटिटी है और एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक मिसाल लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ये 4 टर्मिनल्स हैं और मैंने आपको बोला है कि आपने ए से डी तक जाना है। ए इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड डी इज़ योर एंडिंग पॉइंट। अब अगर देखें डिस्टेंस होगा ना तो वो सबसे पहले ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जाएगा और फिर सी से डी जाएगा। दैट इज़ योर डिस्टेंस। और लेट अस सपोज अगर ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है और ऑब्वियसली बात है ये भी 4 मीटर है, तो अगर मैं इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, व्हाट इज़ योर डिस्टेंस, तो आप क्या बोलेंगे 4 + 2 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर्स। लेकिन अगर यहीं पर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, देखें आपका इनिशियल पॉइंट क्या था ए, फाइनल पॉइंट क्या था डी, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट ए से डी कवर अप कर लेगा। दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पर है 2 मीटर। सो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। दोनों क्वांटिटी तो एक ही हैं
दोनों आपके पास एक तरीके से फासला ही है, लेकिन एक में डायरेक्शन है और एक में डायरेक्शन नहीं है। और आसानी से समझने के लिए पागल वाली एग्जांपल मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना, वो बहुत रिलेटेबल एग्जांपल है। आप उससे क्या कहते हैं इजीली गैस कर सकते हैं कि हाँ यार ये चीज़ जो है इसमें डिस्टेंस आ रहा है और ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, इन्हीं के डेरिवेटिव्स अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपके पास एक डेफिनेशन पहले मैं बताता हूँ और उसके बाद फिर आपको क्या कहते हैं उस क्वांटिटी जो उस डेफिनेशन से रिप्रेजेंट होती है उसके बारे में बताते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए, जब भी रेट के बारे में बात आए ना तो इसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ आपके पास डिवाइड में आएगी। रेट मीन्स टू डिवाइड, किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हम रेट ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, मतलब कि हम लोग जो भी क्वांटिटी है उसको डिवाइड बाय टाइम करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर भी रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो यहाँ पर भी रेट है और यहाँ पर भी रेट है, मतलब दोनों जगहों पे टाइम से तो हम डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें यहाँ पर किसको टाइम से डिवाइड करें तो वो आपके पास देखें डेफिनेशन में लिखा हुआ है चेंज ऑफ डिस्टेंस को। मतलब अगर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। पता क्या चल रहा है, देखिए कितना डिस्टेंस तय किया और कितने टाइम में आपने उसको कवर अप किया, दैट बेसिकली इज नोन एज स्पीड। और इसी तरीके से कितना डिस्प्लेसमेंट आपने कवर अप किया, कितने टाइम में किया, दैट इज बेसिकली नोन एज वेलोसिटी। अब देखें ये भी क्वांटिटीज दोनों सेम ही होंगी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों आपके पास सेम ही क्वांटिटी हैं, बस इसमें भी फर्क आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन का। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई पागल अगर जो रास्ता तय कर रहा है वो क्या खिलाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए सर वो डिस्टेंस खिलाएगा। क्यों भाई, सर क्योंकि डायरेक्शन नहीं है उसमें। ठीक हो गया भाई, समझ में आ गई। और हम लोग जो तय क्या कहते हैं डिस्टेंस कोई सा भी कवर अप करते हैं वो क्या खिलाता है, सर वो डिस्प्लेसमेंट है। क्यों भाई, क्योंकि सर हमें पता होती है ना भाई डायरेक्शन किधर है, तो हमें पता है भाई डायरेक्शन कहाँ है, हम लोग उस डायरेक्शन में फॉलो अप कर लेंगे। इसी तरीके से पागल की जो क्या कहते हैं जो उसकी रफ्तार होगी, उसकी रफ्तार को मैं क्या बोलूँगा, स्पीड। क्यों, क्योंकि सर इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसी तरीके से नॉर्मल इंसान या हम लोगों की रफ्तार को क्या बोलेंगे, हम वेलोसिटी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ कि ये आपके पास क्वांटिटी जो है ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी होगी और ये आपके पास एक अदद वेक्टर क्वांटिटी होगी। दोनों का यूनिट सेम ही। अब देखिए यूनिट ड्राइव करना बहुत आसान चीज़ है, आप फॉर्मूला को देखें और फॉर्मूला से यूनिट ड्राइव कर लें। किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर, डिवाइड वैसे ही बना दें। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो आपके पास स्पीड का यूनिट क्या बना, मीटर पर सेकंड। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ms-1। सिमिलरली वेलोसिटी में भी देखें, डिस्प्लेसमेंट में यूनिट वही रहता है, बस सिर्फ डायरेक्शन का एक एडिशन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट में और कोई फ़र्क नहीं होता। तो इसका भी यूनिट आपके पास क्या है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर भी इसका भी यूनिट m/s या ms-1 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आगे स्पीड और वेलोसिटी। अब देखें ऑब्वियस सी बात है, आप अगर मैं अपनी एक जगह पर काफ़ी देर से मैं बैठा हुआ हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैंने डिस्टेंस तय नहीं किया, ये डिस्प्लेसमेंट भी तय नहीं किया। तो आप जितना भी टाइम कवर अप करते रहें, अब जिस तरीके से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक जगह बैठ के कर रहा हूँ, तो मैं कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो तय कर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी स्पीड क्या होगी, ज़ीरो। स्पीड का मतलब क्या है, द बॉडी इज़ नॉट, इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग तो वो कितनी रफ्तार से मूव कर रही है, कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है, कितने टाइम में, दैट इज़ नोन एज स्पीड या वेलोसिटी। और अगर मैं कोई डिस्टेंस तय ही नहीं कर रहा, मतलब मैं अपनी जगह पे बैठा हूँ, तो इसका मतलब है मैं रेस्ट की पोजीशन में हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी हो, दोनों केसेस में क्या होगी, ज़ीरो होगी।
तो आई होप आपको स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, हम लोग जब ये पेपर्स की तरफ, पास पेपर्स की तरफ और हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कहीं पर भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया होता वेलोसिटी। वो इसलिए नहीं किया होता क्योंकि वो आपको स्टेटमेंट में मेंशन कर देते हैं डायरेक्शन के बारे में, तो वो फिर हम खुद ब खुद ही समझ जाते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया कि मैं नॉर्थ से साउथ जा रहा हूँ इतनी स्पीड से, तो अब आपको भी पता होगा कि मैं स्पीड के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं वेलोसिटी के ही बारे में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर ने तो बताया था वेलोसिटी होगी, यहाँ पे तो इन्होंने स्पीड लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने साथ में अपना डायरेक्शन भी मेंशन कर दिए। तो अब वो स्पीड बोलें या वेलोसिटी बोलें, बात क्या है, एक ही है, डायरेक्शन आपके पास मेंशन है। तो डिस्टेंस का डेरिवेटिव क्या हो गया, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग के पास एक और क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको ये बताती है कि आपकी बॉडी या आपकी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप मूव करवा रहे हैं उसके अंदर स्पीड में कितने चेंजेस आ रहे हैं। क्या वेरिएबल चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएबल चेंजेस का मतलब ये होता है कि कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, या कांस्टेंट चेंजेस आ रहे हैं, स्पीड के चेंजेस के बारे में बताती है। तो इसी तरीके से इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो इट इज़ नोन एज रेट ऑफ change of velocity with respect to time। मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। चेंज को हमेशा याद रखिएगा डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप टाइम से डिवाइड कर दें, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई और कितने टाइम में चेंज हुई, दैट विल एक्चुअली टेल यू अबाउट द एक्सेलरेशन, कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है मतलब बॉडी की रफ्तार में बढ़ रही है या कम हो रही है, ये आपको पता चलेगा। अब अगर आपके पास एक और दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपके पास चेंज जो है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी फुल स्पीड में चला रहा था और अचानक से मैंने सामने देखा कि एक स्पीड ब्रेकर आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है मैं गाड़ी की रफ्तार बढ़ाऊंगा तो नहीं, मैं स्पीड को क्या करूँगा, मैं कम करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं होगी बल्कि डीसेलरेशन होगी। तो डीसेलरेशन का मतलब आपके पास क्या हो गया कि आपकी जो स्पीड या वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। और इसी तरीके से अगर मैं एक्सेलरेशन के बारे में बताऊं तो एक्सेलरेशन आपको किस चीज़ के बारे में बताएगी कि आपकी बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे एक सवाल है, अगर बॉडी की वेलोसिटी, एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, फॉर सपोज दिस इज योर टर्मिनल ए बी सी एंड डी। इन एग्जाम्पल्स में ज़रा देखिएगा और आप खुद भी अब जज कीजिएगा कि क्या होगा। ए से बी में आपकी एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और आपको जो टाइम लगा यहाँ पर 4 सेकेंड्स लगा। अब इसी तरीके से बी से सी में अगर मैंने वेलोसिटी देखी तो अभी यहाँ पर भी आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर भी टाइम आपके पास 4 सेकेंड लगा। सी से डी में भी वेलोसिटी आपके पास क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर भी टाइम आपके पास 4 सेकेंड लगा। एक्सीलरेशन का एक दफ़ा फॉर्मूला ज़रा देखें, क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी और कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं यू से, दैट मीन्स योर इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल स्पीड भी बोल दें। v का मतलब आपके पास क्या होगा, इट इज़ टू रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी और फाइनल स्पीड। तो मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये जो डेल्टा वी जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, चेंज है ना, चेंज किस तरीके से निकालते हैं किसी भी चीज़ का, फाइनल माइनस द इनिशियल। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर v
माइनस यू, और डिवाइड में आपके पास ऑब्वियस सी बात है टाइम मौजूद होगा, या चेंज इन टाइम भी बोल सकते हैं, या टाइम भी बोल सकते हैं कि कितने टाइम में। तो आपके पास ज़रा देखेंगे, जो आप ज़रा वापस आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, तो एग्जाम्पल में मैंने बताया कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, सब जगहों पे वेलोसिटी आप देखें 2 मीटर पर सेकेंड ही है। तो ज़रा मुझे बताएं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो अब आपको यहाँ पे एक हिंट मैंने आपको बता दी कि एक्सेलरेशन बॉडी में उसी वक्त प्रोड्यूस होगी जब आपके पास वेलोसिटी में चेंज आएगा। और अगर आपके पास वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपके पास एक्सेलरेशन भी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपके पास अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है, यहाँ पे तो वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर आपके पास चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर आपके पास जब चेंज ही 0 आया है तो आपके पास एक्सेलरेशन भी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 0। तो इससे हमने एक चीज़ आज समझ ली कि अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो हम लोग उसमें क्या बोलेंगे कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप डायरेक्टली बता देंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। और एक्सेलरेशन 0 कब होती है, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसी तरीके से आपके पास एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप की, जिसमें ए, बी, सी और डी, हमने 4 टर्मिनल्स ले लिए। ए से बी में वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, बी से सी में आपके पास वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, सी से डी में आपके पास वेलोसिटी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड, और हर जगह टाइम का चेंज कांस्टेंट है विच इज़ 4 सेकेंड। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर चेंज हो रही है। क्या चेंजेस कांस्टेंट है? तो हमने देखा पहले में 2 थी, दूसरे में 4 हो गई, तीसरे में 6 हो गई। यस, 2 का इंक्रीज आ रहा है और टाइम आपके पास उतना ही लग रहा है। तो यहाँ पर आपके पास चेंज इन वेलोसिटी हुई तो है और इन इक्वल इंटरवल्स हुई है, हर किसी में 4-4 सेकंड लगे हैं, चेंज इन वेलोसिटी भी हुई और आपके पास इन इक्वल इंटरवल्स भी हुई है। इंटरवल्स का मतलब टाइम चेंज आपके पास सब में सेम रहा है। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। क्या आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट इसलिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, कांस्टेंट का बोला जाता है कि यार ये वैल्यू फिक्स्ड होगी। अब हमें पता है ये एक्सेलरेशन यहाँ पे सेम रहेगी, लेकिन कभी ना कभी तो चेंज हो सकती है ना, तो इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देते हैं। तो आई होप आपको एक्सेलरेशन के बारे में अच्छे तरीके से पता चला होगा। और एक्सेलरेशन का यूनिट बता देते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और इसी तरीके से ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन होगी इसमें, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे। अगर मैं किसी को धक्का भी दे रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कोई डायरेक्शन होगी। अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो मतलब वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा ना। तो आपके पास काइनेमैटिक्स या मोशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपके पास ये तमाम चीज़ें होती हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है और कौन सी चीज़ क्या नहीं होती। इसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी, तकरीबन दोनों चीज़ें सेम है, बस दोनों में डायरेक्शन का फ़र्क है। और आखिरी चीज़ होती है एक्सेलरेशन, जिसके बारे में हमने अभी एलैबोरेट किया। एक्सेलरेशन के बाद आपके पास आते हैं यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पहले आपके पास एक वेलोसिटी होती है जिसको आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है, दैट इज़ योर एवरेज वेलोसिटी। तो कभी भी आपको एवरेज वेलोसिटी मेजर करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। इनकी हम एग्जांपल्स करेंगे तो उससे भी हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो ये तो थे आपके कुछ पैरामीटर्स जो मोशन के रिस्पेक्ट से आपको पता होने चाहिए। इनके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हों कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है,
ज़ीरो एक्सेलरेशन कब होती है। अब अच्छा, अगर बॉडी रेस्ट में हो तब भी वो ज़ीरो एक्सेलरेशन होगी, लेकिन एक और कंडीशन है जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकती है, दैट इज़ कि अगर आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। फॉर सपोज जैसे हम लोग अमूमन आप लोगों ने देखा होगा, आप कभी भी हाईवे या मोटरवे पे गाड़ी चलाएं तो आप एक ही स्पीड के ऊपर चला रहे होते हैं, तो वो क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इस वक्त अगर मैं बोलूँ कि आपकी गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है या डिसेलरेट कर रही है, तो आप बोलेंगे ना सर एक्सेलरेट कर रही है ना डिसेलरेट कर रही है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी तो मैं ला ही नहीं रहा। तो जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं, तो एक्सेलरेशन भी आपके पास कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो अमूमन यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो आते हैं आपके पास ग्राफ्स में। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। अब इनको ज़रा गौर से देखिएगा बेटे और इनको कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके सामने करवाऊंगा भी और इनको याद रखना है, क्योंकि अगर ये याद होए, आपके पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या पेपर 4 हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। अब जरा देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम होता है। तो आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास होगा वाई एक्सिस पे और टाइम आपके पास होगा एक्स एक्सिस के ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पर भी डिस्टेंस को हम अमूमन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर भी कर देते हैं। 4 किस्म के आपको मैं ग्राफ मेंशन करूँगा, ज़रा उन चारों को देखिएगा कि ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपके पास ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इसमें आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो अब जरा देखें, इसको इंटरप्रेट करेंगे कि ये बोलने की क्या कोशिश कर रही है, ग्राफ हमें समझाने की क्या कोशिश कर रहा है। टाइम बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो, लेकिन डिस्टेंस अपनी जगह पर फिक्स है। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि आपने अपनी गाड़ी जो है वो गैराज में पार्क कर दी और गाड़ी के ऊपर 1 किलोमीटर एक स्पीडोमीटर होता है जिसमें आपको आपका डिस्टेंस कितना तय कर रहे हैं वो भी पता चल जाता है। अगर आपने पार्क की हुई है तो एज्यूम करें, क्या वो मीटर अप एंड डाउन होगा? डाउन तो वैसे कभी भी नहीं होता। क्या वो मीटर बढ़ेगा? कभी भी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि सर गाड़ी रुकी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कभी भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी इज एट रेस्ट। इसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है, इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि बॉडी रुकी हुई है उधर। अब रुकी हुई बॉडी में कौन सी वेलोसिटी चेंज आएगा या कौन सी आपके पास एक्सेलरेशन आएगी? तो नहीं आ सकती। अगर आपके पास इस टाइप का ग्राफ हो, स्ट्रेट लाइन, तो आप ज़रा देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास टाइम में भी चेंज आ रहा है और डिस्टेंस में भी चेंज आ रहा है। ये ग्राफ बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब आप बोलेंगे सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। कभी भी आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लें, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपको स्पीड या वेलोसिटी बताता है। अब सवाल ये आएगा, सर ये ग्रेडियंट आप एक नई वक्री चीज़ ले आए हैं, एक नई चीज़ आपने मार्केट में इन करवा दी, व्हाट इज़ नाउ ग्रेडियंट? तो आई विल टेल यू, ग्रेडियंट का मतलब होता है आपके पास चेंज इन वाई ओवर चेंज इन द एक्स एक्सिस। या इसका फॉर्मूला आपने अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा हो तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 भी होगा। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, ग्रेडियंट तो समझ में आ गया, लेकिन ये वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़रा ये बताएं। तो मैं बताता हूँ। आपने देखें जो ग्राफ बनाए उसमें y एक्सेस में आपने क्या लिया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी चीज़ आपको दी जाएगी वो हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग बिलफर्ज डिस्टेंस सपोज कर रहे हैं, तो y एक्सिस पे तो डिस्टेंस है, x एक्सिस पे आपके पास क्या मौजूद है, टाइम मौजूद है। तो अब ज़रा हम लोग डेफिनेशन पे वापस जाते हैं। आपके पास जो स्पीड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, डिस्टेंस ओवर टाइम। इसी तरीके से वेलोसिटी का भी फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ग्रेडियंट से किस तरीके से आपके पास वेलोसिटी या स्पीड आ रही है वो आपको यहाँ पे पता चल चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने y एक्सिस पे डिस्टेंस लिया हुआ है और x एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम तो आपके पास वही होता है, स्पीड होती है।
तो ग्रेडियंट भी तो यही बता रहा है आपको कि कितना डिस्टेंस तय किया और कितने टाइम में तय किया, उन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या पता चल जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपको स्पीड या वेलोसिटी डिटरमाइन करके बताता है। इसी तरीके से एक और ग्राफ है जिसको हम ये देखें। अब देखिए कर्व का मसला ये है कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग कर्व है, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। अब यूनिफॉर्म और इंक्रीजिंग का कैसे पता चला? यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दी थी, 4 टर्मिनल्स बना के ABCD बता दिया था आपको, दैट इज़ योर A, दैट इज़ योर B, C एंड D। अब आपके पास देखिए यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पर 2 मीटर का डिस्टेंस तय किया और उसमें 4 सेकंड लगाए, फिर आपने यहाँ 2 मीटर का और तय किया डिस्टेंस, तो टोटल हो गया आपके पास डिस्टेंस 4 मीटर और यहाँ पर भी आपको 4 सेकंड्स लगे। फिर आपने C से D में 2 मीटर का और डिस्टेंस तय किया तो आपके पास डिस्टेंस कितना हो गया, 6 मीटर, और इसमें भी आपको टाइम कितना लगा, 4 सेकंड। तो डिस्टेंस में चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस में चेंज कैसा आ रहा है, यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है, ठीक है, और टाइम आपके पास टाइम इंटरवल उतना ही है। तो चेंजेस आ रहे हैं डिस्टेंस में, तभी तो बॉडी मूव करिए। अगर डिस्टेंस पहले भी 2 है बाद में भी 2 है तो इसका मतलब मैं उसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ, मैं तो चल ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में तो वेलोसिटी आपके पास 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखें कि आपके पास डिस्टेंस में चेंजेस आ रहे हैं, और कैसे चेंज आ रहे हैं, इक्वल चेंजेस आ रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में। तो इस कंडीशन में आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोगों को मिलेगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। आई होप सो मेरा लेक्चर बोरिंग नहीं हो रहा। इसी तरीके से आपके पास एक और एग्जांपल, इसी तरीके से टर्मिनल दोबारा ले लेते हैं, ABC एंड D। अच्छा भाई, अब ज़रा देखें यहाँ पर भाई A से B में आपने 2 मीटर का डिस्टेंस तय किया और टाइम इंटरवल लगाया आपने 4 सेकेंड। B से C में आपने 10 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया और टाइम इंटरवल यहाँ पे लगाया 4 सेकेंड। C से D में आपका डिस्टेंस हो गया 25 मीटर और अब आपने टाइम इंटरवल लगाया 4 सेकेंड। तो अब जरा देखें क्या चेंजेस कांस्टेंट आ रहे हैं, तो आप देख के बता सकते हैं कि सर चेंजेस तो कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी। इस कंडीशन में जो भी वेलोसिटी आएगी उसको हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। बिल्कुल इसी तरीके से है कि भाई आपने जैसे ही, अमूमन ये कराची की एग्जांपल के रिस्पेक्ट से आपको रोड की एग्जांपल के हवाले से बता रहा हूँ कि भाई हम लोग जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आया और रेस लगी हुई है, तो स्पीड ब्रेकर जैसे ही गया आपने फुल स्पीड देनी है, तो उसमें देखो आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, कंटिन्यूसली क्या होती जा रही होगी, इंक्रीज होती जा रही होगी। तो उसमें वेलोसिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म, वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेरिएबल में इंक्रीज भी आ सकता है और डिक्रीज भी आ सकता है। तो ये वेरिएबल वेलोसिटी को ग्राफ के थ्रू किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कर्व के थ्रू। कर्व आपका अगर इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर क्या होगी वेलोसिटी, कि यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, तो दैट इज नोन एज इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अच्छा सर, बाज़-औक़ात वेलोसिटी डिक्रीज़ भी तो होती है, तो बिल्कुल सही बोला आपने भाई, ये सही सोच रहे हैं आप लोग, वेलोसिटी डिक्रीज़ भी होती है। तो वेलोसिटी डिक्रीज़ को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए भी कर्व ही होगा, लेकिन कर्व डिक्रीजिंग हो जाएगा। और डिक्रीजिंग कर्व किस तरीके से होता है, ये आपके पास आ गया डिक्रीजिंग कर्व। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि क्या हो रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो आई होप सो कि स्पीड टाइम ग्राफ से आपको रेस्ट, बॉडी अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो कैसे आपको ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा समझ में आ गया होगा। अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट भी बोल सकता हूँ, तो वो आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई देगी ग्राफ में, वो भी आपके सामने है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो भी पता चल जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो भी आपके पास ग्राफ से पता चल जाएगा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो तो उससे कौन सी क्वांटिटी हम खुद ड्राइव कर सकते हैं, स्पीड या वेलोसिटी ड्राइव कर सकते हैं। कैसे,
उस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना है, और ग्रेडियंट हमेशा स्ट्रेट लाइंस का निकलता है। कर्व का ग्रेडियंट कभी भी नहीं निकलता, क्योंकि ग्रेडियंट के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है। अगर कर्व का ग्रेडियंट कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो वो आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट बताते हैं कि आप, फॉर एग्जांपल मैं इसकी भी मिसाल देता हूँ आपको, कि अगर ये कर्व है और पूछा हुआ है ग्रेडियंट, तो उस कंडीशन में तो मैं ग्रेडियंट नहीं निकाल सकता। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग करेंगे कि हम कोई सा भी एक पॉइंट कंसीडर, आपको बता दिया जाता है सवाल में कि बिल फर्ज ये आपके पास है 5 सेकंड, तो बोला जाएगा कि 5 सेकंड पे क्या ग्रेडियंट, क्या वेलोसिटी है वो बताएं। इसको ये भी बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपकी वेलोसिटी क्या है वो आप मालूम करके बताएं। तो उसके लिए आप क्या ड्रॉ करते हैं, ग्रेडियंट ड्रॉ करते हैं। ग्रेडियंट क्या हुआ, जिस पॉइंट पे भी आपने करना वहाँ पर एक 90 डिग्री की परपेंडिकुलर लाइन बना दी, और यहाँ पर ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ना, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। एक फॉर्मूला और भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइज ओवर रन। अब राइज ओवर रन किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करेंगे ज़रा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखें, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया रन, और ये आपके पास आ गया राइज। सो दिस इज़ योर राइज, और यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका डिस्टेंस होगा या जो भी इंटरवल होगा वो आपके पास रन कहलाएगा। तो राइज ओवर रन। तो अगर बिल फर्ज यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस था 5 मीटर और यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस आ गया 15 मीटर, तो राइज कितना हुआ, 5 से 15 तक 10 आपके पास राइज हो गया। और रन अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास था, अगर बिल फर्ज हम लोग सपोज कर लेते हैं 1, और यहाँ पे आपके पास आ गया 7, तो देखिए रन आपके पास कितना हो गया, 1 से 7 तक मतलब 6 रन हो गए। तो मतलब 10 ओवर 6 वुड बी योर स्पीड एट 5 सेकेंड। तो आपके पास जब कर्व दिए हों तो कर्व में हम किस तरीके से वेलोसिटी निकाल सकते हैं वो आपको टेंजेंट बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट किया। और अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उस पर तो आप कोई से भी 2 पॉइंट सपोज कर लें। फॉर सपोज ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में आपको ग्रेडियंट बोला हुआ है, तो आपने ये पॉइंट सपोज कर लिया, ये पॉइंट। एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 5 है या आपके पास 10 है, या आपके पास 10 है और या आपके पास 20 है, तो अब जरा देखें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या बन जाएंगे, 5, 10। इसी तरीके से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या बन जाएंगे, 10, 20। तो एक आपके पास होगा x1 y1 और एक होगा आपके पास x2 और y2, और इसको आपने इस फॉर्मूला में पुट करना है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा क्या आएगी, 0, और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट भी आपके पास हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, कर्व का ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, और आपके पास स्ट्रेट लाइन का, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन हो तो उसमें आपको ग्रेडियंट कैसे निकालना है वो आपको पता चल चुका होगा। इसी तरीके से आपके पास अगली चीज़ जो है वो है आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हम बोल सकते हैं इसको। अब हमें यहाँ पर रिलेट भी करना है इनको, क्योंकि देखें मसला सिर्फ पढ़ने का नहीं, हमें रिलेशन पता चलना चाहिए। देखें अगर आपके पास बॉडी रेस्ट पर थी तो देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपके पास किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपका डिस्टेंस चेंज हो गई नहीं। अगर यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आपकी बॉडी रेस्ट पर है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगी, स्पीड टाइम ग्राफ में अगर बॉडी रेस्ट पर है तो देखें वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो आपके पास इस तरीके का ग्राफ होगा, बिल्कुल 0 पे एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो आपके पास देखें टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड क्या है, 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द बॉडी इज एट रेस्ट। सेकेंड ग्राफ हमने यहाँ पे क्या शो किया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहें स्पीड टाइम ग्राफ में, तो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो आपके पास क्या होगा कि वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी लेकिन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप कांस्टेंट वेलोसिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्राफ होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वही एग्जांपल ले लें, हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, हाईवे पे आप एक ही स्पीड पे गाड़ी चलाते जा रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है
स्पीड चेंज नहीं हो रही। फॉर सपोज 80 किलोमीटर पर आवर पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कंटिन्यूसली इसी पे चलाए जा रहा हूँ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जरा देखिए रिलेट जो करना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ स्पीड टाइम में किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ डिस्टेंस टाइम में किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ज़रा देख लें दोनों के ग्राफ को। क्यों? क्योंकि जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रिस्पेक्ट से आपसे एमसीक्यूज़ या कोई कंडीशन पेपर 2 की आ जाती है तो उसमें हम लोग कभी कभार बहक जाते हैं। तो हमने बहकना नहीं है, हमें पता है कि अगर डिस्टेंस टाइम है तो उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है, और अगर स्पीड टाइम है तो उसमें आपके पास वेलोसिटी किस तरीके से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है। इसी तरीके से अब आपके पास आता है एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो देखें ये होता है आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब जरा देखें यहाँ पर भी ये आपके पास इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब यही ग्राफ अगर आप डिस्टेंस टाइम में बनाते तो देख लें वहाँ पर कर्व होता है। अगर स्पीड टाइम में है तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। और इसी तरीके से आपके पास अगर डिक्रीजिंग ग्राफ हुआ, मतलब कि अगर आपके पास डिक्रीजिंग वेलोसिटी हुई तो उसके लिए हम ग्राफ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि सर स्पीड टाइम के ग्राफ से हम क्या क्या क्वांटिटीज़ को ड्राइव कर सकते हैं। तो देखें जैसे डिस्टेंस टाइम के ग्राफ से हम एक ही क्वांटिटी ड्राइव कर सकते थे, दैट वाज स्पीड या वेलोसिटी। और वो भी कैसे ड्राइव करते थे, बाय फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ विच इज़ बीइंग गिवन टू यू, वी कैन ईजिली फाइंड आउट स्पीड एंड वेलोसिटी. Similarly, when you have the graph of speed and time, you can actually find out two quantities. How? First, if you want to find out the gradient, what would gradient tell you? Gradient will actually tell you about the acceleration or deceleration. तो मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी आपने स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल लिया तो आपको या तो एक्सेलरेशन के बारे में पता चल जाएगा या तो डिसेलरेशन के बारे में पता चल जाएगा। डिसेलरेशन यहाँ से देखें, डिसेलरेशन पता चल जाएगी, यहाँ से एक्सेलरेशन पता चल जाएगी। तो एक चीज़ तो हम स्पीड टाइम ग्राफ से अब आपको याद होनी चाहिए कि अगर मैं कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल लूँ तो आपको क्या पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन पता चल जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल लूँ तो मुझे डिस्टेंस के बारे में पता चल जाएगा। तो देखें आपके पास जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ था तो उसमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी निकाल सकते थे एंड दैट वाज स्पीड, और वो भी कैसे निकाल सकते थे, बाय फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट। यहाँ पर आप दो क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और एरिया से डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है एरिया किसी शेप का होगा, तो अगर आपके पास स्क्वायर हुआ तो आपके पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ टाइम लेंथ। अगर आपके पास ट्रायंगल हुआ तो ट्रायंगल आपके पास क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। रेक्टेंगल आपके पास हुआ तो रेक्टेंगल के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है लेंथ टाइम्स द ब्रेथ। ट्रेपीजियम हुआ, ट्रेपीजियम के बहुत सारे सवाल आते हैं, तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसमें आप लोगों ने जज करना है कि क्या क्या क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट हो रही हैं उस ग्राफ से। सो लेट्स फाइंड आउट। अब ये आपके पास मैंने स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये आपके पास आ गया एक टर्मिनल, ये आ गया आपके पास दूसरा टर्मिनल, ये आपके पास तीसरा, ये आपके पास आ गया चौथा। ठीक जी, अब देखें ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, इसको फाइंड आउट करते हैं। हम इस ग्राफ को सेक्शंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। लेट अस सपोज कि ये आपके पास O है, दिस इज़ योर A, दिस इज़ योर B, C, D, E
और एक और चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं विच इज़ लाइक दिस। ये हम ग्राफ को भी यहाँ पे बना लेते हैं। ये आ गया टाइम और ये आ गया आपका टर्मिनल, ई हो गया और ये एफ हो गया। तो देखें ओ से ए में क्या हो रहा है, आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। अच्छा, ए से बी में भी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है। देखें स्ट्रेट लाइन है, ग्रेडियंट आपको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। लेकिन अब यहाँ से मैं सवाल ये कर सकता हूँ कि मुझे बताएं ओ से ए में ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी या ए से बी में। तो डेफिनेटली ओ से ए में ज़्यादा आपके पास एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि उसका ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। ए से बी का ग्रेडियंट आपके पास क्या होगा, कम। तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो सही, लेकिन इट वुड बी लेस देन ओ ए। तो ए बी में भी स्पीड इंक्रीज हुई है, लेकिन इतनी इंक्रीज नहीं हुई जितनी ओ से लेकर ए तक में हुई थी। तो दोनों जगहों पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन आपके पास क्या है कि एक में एक्सेलरेशन ज़्यादा है और एक में एक्सेलरेशन कम है, लेकिन है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब वही कि आपके पास वेलोसिटी के अंदर चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन इक्वल चेंजेस आ रहे हैं इक्वल टाइम में। तो दैट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसी तरीके से बी से सी में देखता हूँ तो मेरा टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन मेरी वेलोसिटी फिक्स है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब भी होती है तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होगी एक्सेलरेशन। अगर मैं बोलूँ फाइंड आउट द एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी, तो आप इजीली बता सकते हैं सर फाइंड आउट करने की ज़रूरत क्या है। क्यों भाई, सर वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही, और एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस उसी वक्त होती है ना जब वेलोसिटी चेंज होती है। तो जब वेलोसिटी में चेंज आया ही नहीं तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, 0 होगी। इसी तरीके से अब ज़रा हम आते हैं सी से डी में। तो आप देख सकते हैं सी से डी में ग्राफ जा रहा है नीचे और बिल्कुल यूनिफॉर्मली जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। आई होप सो आप लोगों को ज़्यादातर को पता भी चल चुका होगा। डी से ई में भी आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। अब सवाल फिर वही कि कहाँ पर डीसेलरेशन ज़्यादा होगी। तो आप देखेंगे कहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास डी से ई का ग्रेडियंट ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू सी टू डी। तो डेफिनेट सी बात है आपके पास डीसेलरेशन डी से ई में ज़्यादा होगी बजाय इसके एज़ कंपेयर टू सी टू डी। और ई से एफ में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी इज एट रेस्ट। कैसे पता चला बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी आपके पास क्या हुई हुई है, 0 हुई हुई है। तो आई होप कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इंटरप्रेट करना अब आ गया होगा। अब इसी तरीके से देखें, यहाँ का मैं ग्रेडियंट निकाल लूँगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ का ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ पे ग्रेडियंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों, एक्सेलरेशन वैसे ही 0 है। यहाँ का मैं ग्रेडियंट निकाल के आपके पास डीसेलरेशन आ जाएगा। आंसर वही होता है, ग्रेडियंट उसी तरीके से निकलता है, बस आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा कि ग्रेडियंट नेगेटिव में आएगा और आपको डीसेलरेशन के बारे में पता चल जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पर तो आपके पास ग्रेडियंट भी 0 आएगा। और ऑब्वियस सी बात है क्यों 0 आना चाहिए, क्योंकि बॉडी इज एट रेस्ट। आखिरी चीज़ जैसे कि मैंने बताया कि आपको मैंने अभी बताया था कि इस ग्राफ का हम लोग ग्रेडियंट निकाल के एक्सेलरेशन तो निकाल सकते हैं, इस ग्राफ से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब देखें डिस्टेंस में किस तरीके से निकालूंगा। डिस्टेंस निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है। तो देखें एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने किया क्या, हम कुछ ग्राफ को सेक्शंस में ब्रेक डाउन करते हैं। ये हो गया जी, एक आपके पास आ गया ये सेक्शन, तो एरिया अंडर द ग्राफ आपको बेसिकली क्या बताता है, डिस्टेंस के बारे में बताता है। अब देखिए पहली शेप कौन सी बनी, ट्रायंगल। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा दूंगा, हाफ बेस इनटू हाइट। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास हो जाएगी बेस,
और इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक आपके पास क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। इसी तरीके से दूसरा अगर आप शेप देखें ए से बी तक के लिए जो आपने बाइसेक्ट किया है अपने ग्राफ को, तो ये आपके पास क्या बता रहा है, दिस इज योर ट्रेपीजियम। और यहाँ पे ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। मेरी अगली वीडियो में इसके तमाम पास पेपर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके बताए हुए हैं, तो वो पहले लेक्चर के बाद वो लाजमी देखिएगा। तो आपके पास तमाम की तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं अकॉर्डिंग टू द MCQs पेपर 2 एंड पेपर 4 इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे के सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से B से C का अगर मैं एरिया देखूँ तो ये कौन सी शेप बन रही है, दिस इज़ योर रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। सी से डी का सेक्शन देखूं तो ये दोबारा ट्रेपीजियम बन रहा है, तो ट्रेपीजियम के लिए दोबारा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू एच। ए और बी आपके पास क्या होती है, सम ऑफ पैरेलल साइड। डी से ई में देखता हूँ तो ये आपके पास ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ई से एफ तक के लिए तो आपको कुछ मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो ना आप एरिया मालूम कर सकते हैं ना ग्रेडियंट, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे आ गई है। अब अगर इस टाइप के सवाल देख के आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई एवरेज वेलोसिटी मालूम करो, तो ये जितने भी आपने डिस्टेंसेस मालूम किए आप इन सब को एडअप करेंगे, दैट वुड बिकम योर टोटल डिस्टेंस। और फिर आप टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, और टोटल टाइम आपके पास कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, जो भी O से लेकर E तक यहाँ पे जो भी वैल्यू दी होगी दैट वुड बी योर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम से आप क्या निकाल लेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो आई होप सो कि ये मोशन से रिलेटेड आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई होंगी। फ्री फॉल के बारे में आपको बताना है, वो इंशाल्लाह वो मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको मेंशन भी किया हुआ है, एलैबोरेट भी किया हुआ है कि बॉडी जब फ्री फॉलिंग होती हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो इन सब को बेटा देखिएगा, और वीडियो पे जो भी आपने जिस तरीके से समझा, जितना अच्छा आपको लगा वो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और फिज़िक्स के साथ एंजॉय करते रहें।